स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, जिसे हम आम भाषा में दिल का दौरा कहते हैं, उसके बाद होने वाली जटिलताएं, मतलब कॉम्प्लिकेशंस। हमारे पास एक मेडिकल चार्ट या कह लें एक तालिका है, जिसमें इन कॉम्प्लिकेशंस का एक संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है कि ये कब होती हैं, इनके लक्षण क्या दिखते हैं और कुछ मतलब ज़रूरी बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमारा इरादा ये है कि इस जानकारी को थोड़ा आसान तरीके से समझें, परत दर परत खोलें, ताकि ये पता चले कि दिल के दौरे के बाद क्या-क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चार्ट को देखें तो सबसे पहली और शायद सबसे आम कॉम्प्लिकेशन जो नजर आती है वो है कार्डियक अरिथमिया। ये दिल के दौरे के तुरंत बाद, मतलब पहले कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों या हफ्तों तक भी हो सकती है। इसमें जैसे वेंट्रिकुलर अरिथमिया या फिर कंडक्शन ब्लॉक जैसी चीजें शामिल हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ आम ही नहीं है, ये काफी गंभीर भी हो सकती है। स्रोत में साफ लिखा है कि अस्पताल पहुंचने से पहले या फिर शुरुआती 48 घंटों के अंदर जो मौतें होती हैं, उनका ये एक बड़ा कारण है। इससे पता चलता है कि दिल के दौरे के समय हृदय की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, वो कितनी अस्थिर हो जाती है, मतलब लय बिगड़ सकती है और वो जानलेवा भी हो सकती है। हाँ, मतलब ये सिर्फ धड़कन का ऊपर नीचे होना नहीं है, ये वाकई जान का खतरा बन सकता है, खासकर शुरुआती फेज में। अच्छा, तो ये तो हुई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। इसके बाद अगले कुछ दिनों में स्रोत बताता है करीब 1 से 3 दिन के अंदर एक और कंडीशन हो सकती है, पेरी इन्फॉक्शन पेरिकार्डाइटिस। इसके बारे में क्या जानकारी है? हाँ, ये असल में हृदय के चारों ओर जो झिल्ली होती है, पेरिकार्डियम, उसमें सूजन आ जाती है इन्फेक्शन की वजह से। इसके लक्षणों में, जैसे स्रोत बताता है, छाती में खास तरह का दर्द होता है, प्लूरेटिक चेस्ट पेन, जो गहरी सांस लेने या खांसने से बढ़ता है। और डॉक्टर जब स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो एक रगड़ जैसी आवाज, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, सुनाई दे सकती है। ईसीजी में भी बदलाव दिखते हैं और कभी-कभी थोड़ा फ्लूइड भी जमा हो सकता है हृदय के चारों ओर, जिसे पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं। सुनने में तो ये भी मतलब सूजन, दर्द, फ्लूइड, ये भी गंभीर लगता है, पर क्या ये अरिथमिया जितना ही खतरनाक है? दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के हिसाब से ये आमतौर पर उतना खतरनाक नहीं होता। इसे सेल्फ लिमिटेड बताया गया है, मतलब ये अक्सर अपने आप ही कुछ समय में ठीक हो जाता है। तो जहां अरिथमिया एक तुरंत जानलेवा खतरा है, पेरिकार्डाइटिस ज्यादातर एक तकलीफ देने वाली लेकिन अस्थायी सूजन जैसी है। ये एक जरूरी फर्क है। तो पेरिकार्डाइटिस तो अक्सर खुद ठीक हो जाती है, लेकिन अगले कुछ दिनों में, जैसा स्रोत कहता है, 2 से 7 दिन के बीच एक कहीं ज्यादा खतरनाक मैकेनिकल प्रॉब्लम आ सकती है, पैपिलरी मसल का फटना। ये क्या होता है और इतना गंभीर क्यों है? हाँ, ये वाकई एक बहुत ही सीरियस मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन है। देखिए, हृदय के अंदर जो माइट्रल वॉल्व होता है, उसको संभालने वाली छोटी मांसपेशियां होती हैं, पैपिलरी मसल्स। अगर दिल के दौरे में इन मसल्स को खून पहुंचाने वाली आर्टरी ब्लॉक हो जाए, तो ये मांसपेशियां मर सकती हैं और फट सकती हैं। इसके फटने से, जैसा स्रोत बताता है, माइट्रल वॉल्व अचानक से काम करना बंद कर देता है, मतलब एक्यूट माइट्रल रिगर्जिटेशन। नतीजा ये होता है कि खून आगे जाने के बजाय वापस फेफड़ों में जाने लगता है। इससे फेफड़ों में गंभीर रूप से पानी भर सकता है, सिवियर पल्मोनरी एडीमा, और मरीज अचानक कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक मतलब हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है बॉडी की जरूरत के हिसाब से। बिल्कुल। स्रोत में ये भी लिखा है कि एक खास पैपिलरी मसल, पोस्टीरोमीडियल वाली, उसके फटने के चांस ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, इसका कारण ब्लड सप्लाई में है। जो पोस्टीरियोमीडियल पैपिलरी मसल है, उसे खून सिर्फ एक आर्टरी से मिलता है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या पीडीए, जबकि जो दूसरी मसल है, एंटेरोलैटरल वाली, उसे दो आर्टरी से सप्लाई मिलती है, एलएडी और एलसीएक्स। तो अगर पीडीए ब्लॉक होती है, तो पोस्टीरियोमीडियल मसल के पास कोई बैकअप सप्लाई नहीं होती, इसीलिए उसके मरने और फटने का रिस्क एंटेरोलैटरल वाले से ज्यादा होता है। अच्छा, ये तो बड़ी स्पेसिफिक एनाटॉमिकल वजह है। तो हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम देखी, वॉल्व की, मैकेनिकल प्रॉब्लम देखी। अब स्रोत के हिसाब से लगभग इसी टाइम फ्रेम में 3 से 5 दिन के आसपास एक और तरह की मैकेनिकल प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर। ये क्या है? ये हृदय के जो दो मेन पंपिंग चेम्बर हैं, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल, उनके बीच की जो दीवार है, जिसे सेप्टम कहते हैं, उसका फटना है। जैसे पैपिलरी मसल फट सकती है, वैसे ही दिल के दौरे से कमजोर हुई ये दीवार भी फट सकती है।
इसके लक्षण भी स्रोत के अनुसार हल्के से लेकर गंभीर हो सकते हैं, जैसे कार्डियोजेनिक शॉक और पल्मोनरी एडिमा। और ये दीवार कमजोर क्यों हो जाती है? स्रोत में इसके पीछे के मैकेनिज्म के बारे में कुछ बताया है? हाँ, यहाँ एक दिलचस्प बात बताई गई है। दिल के दौरे के बाद जो डेड हार्ट मसल टिश्यू होता है, उसे साफ करने के लिए हमारी इम्यून सेल्स, खासकर मैक्रोफेज, वहां पहुंचती हैं। ये सेल्स डेड टिश्यू को हटाती हैं, जो कि हीलिंग का हिस्सा है। लेकिन स्रोत कहता है कि ये जो सफाई की प्रक्रिया है, मैक्रोफेज मीडिएटेड डिग्रेडेशन, ये कभी-कभी दीवार को इतना ज्यादा कमजोर कर देती है कि वो फट जाती है। अरे, मतलब शरीर की अपनी ही रिपेयर प्रोसेस एक तरह से प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। हाँ, कुछ ऐसा है। तो जब ये सेप्टम फट जाता है तो क्या होता है? तब दोनों वेंट्रिकल्स के बीच एक छेद बन जाता है, जिसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या VSD कहते हैं। अब क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा होता है, तो वहां से ऑक्सीजन वाला खून राइट वेंट्रिकल में जाने लगता है। स्रोत बताता है कि इससे राइट वेंट्रिकल में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, जिसे स्टेप अप कहते हैं, और प्रेशर भी बढ़ जाता है। ये आगे चलकर हार्ट फेलियर करा सकता है। अच्छा, अब आते हैं 3 से 14 दिन की अवधि पर। यहाँ स्रोत एक और कॉम्प्लिकेशन बताता है, वेंट्रिकुलर स्यूडो एन्यूरिज्म। ये स्यूडो यानी नकली एन्यूरिज्म क्यों कहलाता है? ये नाम बहुत जरूरी है समझना। स्यूडो एन्यूरिज्म का मतलब है कि हृदय की बाहरी दीवार, फ्री वॉल, पूरी तरह फट गई है, लेकिन ये रप्चर कंटेन्ड है। मतलब खून बहकर पेरिकार्डियल स्पेस में नहीं गया, क्योंकि फटी हुई जगह को बाहर से या तो चिपके हुए पेरिकार्डियम ने या किसी पुराने स्कार टिश्यू ने सील कर दिया, एक पैच की तरह। इसीलिए इसे सूडो या नकली कहते हैं, क्योंकि इसमें हृदय की अपनी दीवार की परतें, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम शामिल नहीं है। ये बस खून का जमाव है जो बाहर से रुका हुआ है। कंटेन्ड रप्चर सुनने में लगता है शायद उतना खतरनाक ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहता है कि स्यूडो एन्यूरिज्म बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो बाहरी चीज उसे रोके हुए है वो हृदय की असली दीवार जितनी मजबूत नहीं होती। इसलिए इसके दोबारा फटने यानी री रप्चर का खतरा एक ट्रू एन्यूरिज्म से कहीं ज्यादा होता है। और अगर ये फट गया तो नतीजा होता है कार्डियक टैम्पोनाड, जो जानलेवा हो सकता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? पहचानना आसान है? स्रोत बताता है कि लक्षण काफी अस्पष्ट हो सकते हैं, जैसे सीने में दर्द, सांस फूलना, धड़कन का अनियमित होना, बेहोशी। कभी-कभी डॉक्टर को नई मरमर सुनाई दे सकती है। एक और खतरा है कि इसके अंदर खून का थक्का बन सकता है, जो टूटकर कहीं और, जैसे दिमाग में जाकर स्ट्रोक कर सकता है। तो लक्षण साफ ना होना और गंभीर परिणाम का खतरा इसे मुश्किल बना देता है। तो ये एक छिपे हुए खतरे जैसा है। अब अगर स्यूडो एन्यूरिज्म कंटेन्ड रप्चर है, तो फिर स्रोत 5 से 14 दिन में होने वाले वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर का भी जिक्र करता है। ये क्या है? क्या ये अनकंटेन्ड है? बिल्कुल सही समझे। वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर में हृदय की बाहरी दीवार पूरी तरह फट जाती है और खून बिना किसी रुकावट के सीधे पेरिकार्डियल स्पेस में चला जाता है, कोई कंटेनमेंट नहीं। इसका नतीजा, जैसा स्रोत बताता है, बहुत तेजी से कार्डियक टैम्पोनाड होता है और अक्सर अचानक मौत हो जाती है। ये दिल के दौरे के बाद होने वाली सबसे खतरनाक मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस में से एक है। ये तो वाकई बहुत डरावना है। लेकिन स्रोत यहाँ एक बचाव वाले फैक्टर का भी जिक्र करता है। किन लोगों में इसका खतरा कम होता है? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। स्रोत कहता है कि जिन मरीजों में पहले से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी LVH हो, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार मोटी हो, या जिन्हें पहले भी दिल का दौरा पड़ चुका हो, उनमें फ्री वॉल रप्चर का रिस्क थोड़ा कम होता है। शायद इसलिए कि मोटी दीवार या पुराना स्कार टिश्यू दीवार को थोड़ा ज्यादा मजबूत बना देता है। ये दिलचस्प है कि कैसे पुरानी प्रॉब्लम कभी-कभी सुरक्षा भी दे सकती है। चलिए अब समय में और आगे बढ़ते हैं। हफ्तों से लेकर महीनों बाद स्रोत बताता है कि एक ट्रू वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म बन सकता है। सूडो की बात तो हमने की, ये ट्रू एन्यूरिज्म क्या है? ट्रू एन्यूरिज्म में दीवार फटती नहीं है, बल्कि दिल के दौरे से जो हार्ट मसल का हिस्सा डैमेज हुआ था, वो कमजोर और पतला होकर समय के साथ बाहर की तरफ फूल जाता है, एक उभार सा बन जाता है। स्रोत इसे आउटवर्ड बल्ज या डिस्काइनेजिया कहता है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि ट्रू एन्यूरिज्म में हृदय की दीवार की सभी परतें मौजूद होती हैं। हाँ, भले ही वो पतली और डैमेज्ड हो, अक्सर फाइब्रोसिस या स्कार टिश्यू से बदल गई हों।
तो क्योंकि इसमें दीवार की अपनी परतें होती हैं, तो क्या इसके फटने का खतरा स्यूडो वाले से कम होता है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ट्रू एन्यूरिज्म के फटने का खतरा स्यूडो एन्यूरिज्म से काफी कम होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लक्षण भी वैसे ही हो सकते हैं, सीने में दर्द, हार्ट फेलियर, अरिथमिया, और इसके अंदर भी खून का थक्का बनकर एम्बोलस का खतरा रहता है। तो फटने का खतरा कम है, पर दूसरी दिक्कतें बनी रहती हैं। तो ट्रू और स्यूडो में मेन फर्क दीवार की इंटेग्रिटी और फटने के रिस्क का है। अब हम इस लिस्ट की आखिरी कॉम्प्लिकेशन पर आते हैं, जो हफ्तों से महीनों बाद हो सकती है। पोस्ट कार्डियक इंजरी सिंड्रोम या ड्रेसलर सिंड्रोम। ये क्या है? ये बाकी सबसे काफी अलग लग रहा है। हाँ, ये काफी अलग है, क्योंकि ये सीधे सीधे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऑटो इम्यून रिएक्शन है। माना जाता है कि दिल के दौरे में जब हार्ट मसल डैमेज होती है, तो उससे कुछ कार्डियक एंटीजन खून में रिलीज होते हैं। हफ्तों बाद बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से इन एंटीजन्स के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फिर पेरिकार्डियम में जमा होकर सूजन पैदा करते हैं, जिसे फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। ये दौरे के तुरंत बाद होने वाले पेरिकार्डाइटिस से अलग है, क्योंकि ये देरी से होता है और इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। ओह, तो ये शरीर का अपने ही खिलाफ एक रिएक्शन है जो दौरे के हफ्तों बाद शुरू होता है। कमाल है, मतलब दौरे का असर कितने लंबे समय तक और कितने अलग-अलग तरीकों से दिख सकता है। बिल्कुल, ये पूरी टाइमलाइन यही दिखाती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये स्रोत हमें दिखाता है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद कॉम्प्लिकेशंस का एक पूरा स्पेक्ट्रम है। शुरुआती घंटों और दिनों में जानलेवा अरिथमिया और रप्चर जैसी खतरनाक घटनाएं हो सकती हैं, और फिर हफ्तों और महीनों बाद हार्ट के स्ट्रक्चर में परमानेंट बदलाव जैसे ट्रू एन्यूरिज्म या फिर बॉडी का अपना इम्यून रिएक्शन जैसे ड्रेसलर सिंड्रोम सामने आ सकते हैं। एकदम सही कहा। और ये स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हर कॉम्प्लिकेशन की अपनी एक टाइमलाइन है, अपने लक्षण है और अपनी गंभीरता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस समय किस चीज़ का शक करना है। इससे सही समय पर सही जांच और इलाज में मदद मिलती है। जैसे दौरे के 3-5 दिन बाद हालत बिगड़े तो सेप्टल रप्चर या पैपिलरी मसल रप्चर सोचना होगा। हफ्तों बाद बुखार और सीने में दर्द हो तो शायद ड्रेसलर सिंड्रोम है। बिल्कुल, ये चार्ट एक तरह से रोड मैप जैसा है पोस्ट एमआई केयर के लिए। आज की इस बातचीत से ये साफ है कि दिल का दौरा सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है जिसके असर दूर तक जा सकते हैं। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। हमने देखा कि हार्ट मसल डैमेज होने के बाद स्कार टिश्यू बन जाता है, जिससे एन्यूरिज्म या हार्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम होती हैं। हार्ट की अपनी रिपेयर या रीजेनरेशन की क्षमता बहुत कम है। तो क्या भविष्य में ऐसी थेरेपीज आ सकती हैं जो डैमेज्ड हार्ट मसल को ठीक कर सकें, रीजेनरेट कर सकें, ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस कम हो? क्या हम हार्ट को बेहतर तरीके से हील होने में मदद कर सकते हैं? ये यकीनन मेडिकल रिसर्च का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है।